हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम अगेन टू योर मोस्ट फेवरेट प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू क्यूरियस जूनियर, जहां मैं सोनाक्षी त्यागी आप लोगों के लिए इस एग्जाम सीरीज में साइंस के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आई हूं जो आपके टर्म 2 के फाइनल एग्जाम्स में आप लोगों को मदद करेंगे। सो प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्यूरियस जूनियर आप लोगों के साथ नहीं है इस एग्ज़ाम जर्नी में। हम बिल्कुल हैं, हर कदम पे आपके साथ हैं, आपके सपोर्ट के लिए हैं, आपको रिविजन कराने के लिए हैं और आपका थोड़ा सा जो ये एग्ज़ाम रिलेटेड स्ट्रेस है उसे कम करने के लिए भी हैं। बस आपसे इतनी उम्मीद है कि आप लोग रोज इन लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, राइट। दैट इज ऑल वी वांट फ्रॉम योर एंड। बाकी आप लोग हमेशा रिवीजन करते रहिए। देखिए, एग्जाम बेटा इज जस्ट अ फेज, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर एजुकेशनल जर्नी। इसको ऐसे हवा बना के ऐसे डरना नहीं है, राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर स्कोर्स एक दो कम भी आ जाएं, आप लर्न करें। दैट शुड बी योर मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ज्ञान की बातें हमने शुरू तो की इस क्लास में, लेकिन अब चलते हैं टॉपिक पे। सो द फर्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं वो है वाटर, राइट। एंड वाटर आप और मैं दोनों ही जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट है हम सभी के लिए, चाहे वो इंसान हो, प्लांट्स हो, किसी और जानवर की आप बात करें। विदाउट वाटर नन ऑफ अस कैन सर्वाइव, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस। ऑल्सो वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस वाटर की क्या जर्नी रहती है ऑन द अर्थ, राइट। हाउ वी एज लिविंग बींग्स आर पोल्यूटिंग इट, स्पेशली ह्यूमन बींग्स, not per se the other animals or living beings, right। हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इस प्रेशियस रिसोर्स को खराब करने के लिए भी, और कैसे अगर आज हम कदम उठाएं तो इस चीज को हम सुधार सकते हैं, राइट। तो आगे चलते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या शुरुआत करेंगे, क्या क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आज के इस क्लास में। सो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू एंटर द वाटरी वर्ल्ड, राइट। हम इस वाटरी वर्ल्ड में एंटर करेंगे, विच बेसिकली इज अ फैंसी वे ऑफ सेइंग कि आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक टू ऑल ऑफ यू, राइट। Then we are going to learn about the different sources of water, कि क्या क्या different sources हैं on earth of water, right? और उसमें से हमारे लिए कितना usable form है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे water cycle, which is a very unique journey that water on earth takes. In fact, it is said, ये fact है कि वाटर जितना जब अर्थ बनी थी, जितना तब था, आज भी उतना ही है, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली मूविंग इन अ साइक्लिकल मैनर, right, between the land and the air. So we will see how this journey is all about. What is this journey all about? What are the different steps? किस तरीके से होती है, ठीक है। Then we are going to learn about the importance of water. I'm sure आप लोग already जानते हैं, but still some important points to just signify the importance of water in a much more better way in your heads. कैसे हम अपने डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट कर रहे हैं, यानी कि खराब कर रहे हैं। व्हाट कैन बी द डिफरेंट सोर्सेज बिहाइंड इट, बिकॉज सी बेटा, जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि किस वजह से चीजें खराब हो रही हैं, तब जाके आप उसके सोर्स पे उसे ट्रीट कर पाओगे और उसको खराब होने से फर्दर बचा पाओगे, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। फिर हम जाके इस पानी को बचाने की कोशिश करेंगे कि भाई अब हमें पता है कि हाँ ये स्टेप्स हम कर रहे थे, तो ये हमें अवॉइड करने हैं, ये नहीं करने चाहिए, सो दैट पानी हमारे पास रहे, राइट। फिर हम क्विज के फॉर्म में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। बेसिकली जो भी लर्निंग की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो, कि जो भी आपने इतना टाइम यहाँ पे गुजारा इस वीडियो को देख के, इस टॉपिक को समझने में, आपको कितनी चीज़ें समझ में आई हैं, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग दिस सेम टॉपिक थ्रू दिस सेम वीडियो, यू नो वेयर टू गिव मोर इंपॉर्टेंस और विच टॉपिक टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू, राइट। चलिए, तो आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से। मेरा ये मानना है कि मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के सामने किसी भी टॉपिक को शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करो, जस्ट टू गेज कि आपकी प्रीवियस लर्निंग कितनी है, राइट। सो द क्वेश्चन ओवर हियर आस्किंग यू इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इन दिए गए 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी कि आप दुनिया में कोई भी चीज ले लें, मोस्टली इसमें घुल जाएंगी। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, कोई चीज जो अपने अंदर किसी चीज को घोल दे, है ना। तो वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या हो सकता है, आप खुद सोच के देखिए। इज इट मिल्क, जो आपके कॉम्प्लान और आपके बॉर्नविटा को डिसॉल्व कर देता है? इज इट ऑयल, जिसमें आप अपना खाना पकाते हैं?
Is it water, right? Or is it petrol which is used as fuel in our cars? So please एक बार सोच के देखिए इस क्वेश्चन का आंसर. मैं आगे चलती हूँ बट आप प्लीज पॉज करके यहाँ इस वीडियो को जब देखेंगे तो अपना आंसर पहले कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तब आगे बढ़िएगा, राइट? टू गेज एंड टू लर्न हाउ मच डू यू नो अबाउट इट, राइट? सो ऑफ कोर्स वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है. वाटर एक ऐसा लिक्विड है, एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है, एक ऐसा केमिकल है that behaves as a universal solvent, क्योंकि ज्यादातर चीजें आप देख लीजिए पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं. आई एम नॉट सेइंग ईच एंड एवरी वन, बट ज्यादातर, राइट? ठीक है, अब आगे चलते हैं. सो पानी के बारे में जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कोर्स ये है दैट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज, राइट, विच इज योर वाटर. ठीक है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं, कोई शंका नहीं कि पानी वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज है. डेफिनेटली वी हैव लॉट मेनी, बट वाटर इज समथिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज इट इज द बेसिस फॉर आवर सर्वाइवल. बिना इसके आप में कोई भी जीवित प्राणी नहीं जीवित रह सकते आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? वी डू रिक्वायर वाटर. ठीक है, so all living things need water for their survival. very very important point. हम सभी को पानी की जरूरत और चीजों से पहले अपने सर्वाइवल, अपने जिंदा रहने के लिए है. बाकी सारी चीजें तो सेकेंडरी हैं. जो हम डेली बेसिस पे अपने डेली कामों में पानी को इस्तेमाल करते हैं, दैट कम्स सेकेंडरी टू व्हाट इज नीडेड बाय आवर बॉडी. प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ऑल ऑफ अस इज बिकॉज इट इज नीडेड फॉर आवर सर्वाइवल, राइट? ये हमेशा बात याद रखिएगा. चलिए, मूविंग अहेड. सो इन फैक्ट, जस्ट अ फन फैक्ट फॉर ऑल ऑफ यू, it is believed, I'm not saying it is a proven fact, the studies are still going on, but it is believed by most scientists that the very first life on earth originated in water itself. यानी कि जब अर्थ बन रही थी, जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था और जब हमारी अर्थ का निर्माण हुआ, जब हमारी अर्थ क्रिएट हो रही थी, तब ऐसा माना जाता है कि द फर्स्ट लाइफ, जब एटमॉस्फेयर में ऐसी कंडीशंस आ गई जहां लाइफ को सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, सो द फर्स्ट लाइफ विच ओरिजिनेटेड, मतलब जो पहली लाइफ आई अर्थ पे, वो पानी में ही आई, राइट? किस तरीके के पानी में, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सबसे ज्यादा मानी हुई बात यही है, प्रूवन जो थ्योरी मानी जाती है वो यही है, राइट? लेकिन अगर आप अर्थ को देखें, अर्थ का स्ट्रक्चर अभी देखें, तो किस भाग में इसे डिवाइड किया गया है? ऐसा माना जाता है दैट 71% ऑफ इट्स सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि क्यों हमारे प्लैनेट को एक बहुत ही यूनिक नेम दिया गया, विच इज ब्लू प्लैनेट. बिकॉज व्हेन इट इज लुक्ड एट फ्रॉम द स्पेस और फ्रॉम अ डिस्टेंस फार अवे, so it appears blue because 3/4 of its surface is entirely, or 2/3 of its surface is entirely covered with water, right? The rest 1/3 or 29% is land, जहां पे आप, मैं, हम सब रहते हैं. ठीक है, सो आप खुद समझ सकते हैं कि पानी किस तरीके से हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? हमारी पूरी अर्थ ऑलमोस्ट पानी से कवर्ड है. उसका नाम ब्लू प्लैनेट रख दिया गया क्योंकि पानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला नेचुरल रिसोर्स है, राइट? सोर्सेज की बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज. अब ये सोर्सेज हम बात कर रहे हैं अर्थ पे प्रेजेंट सोर्सेज की. बेटा अगर सोर्सेज के बारे में बात करें ना, तो मेजरली हम इसे दो भागों में या दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. दोस टू पार्ट्स आर surface water and the second one being groundwater, right? You can understand from the term itself, surface means something which you can see on land, जो आपको धरती पे ही नजर आए, right? So it includes all the water that is collected above the ground, something which you can see by your own eyes, right? You don't have to, dig or do something to see it, right? For example, rivers हो गए, ponds हो गए, oceans हो गए. Again, surface water can be divided into fresh and marine water. आप ये सभी जानते हैं, marine water में the salt concentration is relatively higher as compared to fresh water. Marine में we include oceans and seas, whereas in fresh water we generally include water bodies like rivers, ponds, lakes, streams, right? इसमें भी फर्दर आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे दैट फ्रेश वाटर को भी हम स्टैंडिंग वाटर
एंड फ्लोइंग वाटर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आप हायर क्लासेस में डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो एक तो हो गया सरफेस वाटर, यानी कि वो जो आपको धरती पे नजर आ रहा है, विच इज फ्लोइंग ऑन द लैंड अबव द ग्राउंड। एंड द सेकेंड सोर्स ऑफ वाटर इज ग्राउंड वाटर। नाम से पहचान पा रहे होंगे, ग्राउंड विच इज समथिंग बिलो द लैंड, राइट, जो कि आपको एकदम ना नजर आए, बट देयर कैन बी डिफरेंट वेज थ्रू विच यू कैन एक्चुअली एक्सेस दिस वाटर, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। प्लीज इसे स्टार मार्क करके रखिएगा। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। फ्रेश वाटर में देखें तो लार्जेस्ट सोर्स ग्राउंड वाटर का है, और अगर ओवरऑल वाटर सरफेस में देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है। सेकेंड लार्जेस्ट क्यों? क्योंकि ओशंस एंड सीज आर द फर्स्ट लार्जेस्ट, राइट। ठीक है, तो इसमें हो सकते हैं वेल, जहां आप वेल लंबे लंबे कुएं, बहुत गहरे गहरे कुएं खोदते हैं ग्राउंड वाटर को एक्सेस करने के लिए, राइट। हैंड पंप, अगेन one of the ways to get water from the ground, from under the ground, right? आप उसे लेकर आते हैं। Springs, now these are some natural सोर्सेज, जो कि आप देखेंगे कि अर्थ में अगर अर्थ के सरफेस में अगर हल्के से क्रैक्स हो जाते हैं ना, तो वहां से ग्राउंड वाटर एस्केप होता हुआ आपको लैंड पे मिल जाता है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ग्राउंड वाटर। अब अगर बात करें बेटा डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम ये पाई चार्ट समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ का टोटल वाटर अगर आप देखें तो जैसा मैंने आपको कहा, सॉल्ट वाटर यानी कि आपके ओशंस प्लस इसमें आपके सीज भी इंक्लूडेड हैं, ये ऑक्यूपाई करते हैं क्लोज टू अबाउट 97% ऑफ द वाटर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। टोटल वाटर की बात हो रही है अर्थ पे। अब आप खुद सोच के देखो कि ये 97% तो नॉन पोर्टेबल है कि नहीं? क्या आप, मैं या कोई भी जीव जंतु इस पानी को पी सकता है? क्या हमारे लिए पॉसिबल है इस पानी को कंज्यूम कर पाना? स्पेशली फॉर अस, आई मीन यस डेफिनेटली द मरीन एनिमल्स, दे कैन प्रोसेस दिस वाटर बिकॉज दे हैव सर्टेन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन देयर बॉडीज, बट एज फार एज वी आर कंसर्न, डू यू थिंक वी कैन एक्चुअली एक्सेस दिस वाटर, दिस 97% ऑफ द वाटर? इवन दो आपके दिमाग में सबसे पहला ही क्वेश्चन, जब मैंने आपको वो चीज पढ़ाई थी ना कि 2/3 ऑफ द लैंड ऑफ अर्थ ऑन अर्थ इज कवर्ड बाय 2/3 ऑफ द अर्थ इज ओनली लाइक कवर्ड बाय वाटर, और फिर भी हम पानी के लिए इतना लड़ते हैं। फिर भी आज भी ये कहा जाता है कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगी तो देयर आर चांसेस कि वो पानी पे ही होगी, राइट। पानी की इतनी कमी आ चुकी है कि इंडिया में ही कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो एक दूसरे के बीच में लड़ रही हैं कि नहीं रिवर का हिस्सा हमें दो, नहीं रिवर का हिस्सा हमें दो। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पे फ्रेश वाटर या पीने लायक पानी मिलना बंद हो चुका है। आजकल पैकेज वाटर उन्हें खरीदना पड़ रहा है। तो इतना पानी होने के बावजूद भी पानी की कमी क्यों आ रही है? क्योंकि बेटा जो इतना पानी हम बात करते हैं ना, वो आता है सॉल्ट वाटर के कैटेगरी में। और सॉल्ट वाटर यानी कि जो खारा पानी है, इसे प्रोसेस करके इसको पीने लायक बनाना और पोर्टेबल लायक बनाना, अभी तक हम वो टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ पाए इसमें जो हमें ये कम से कम दाम में दे दे, राइट। इट इज वेरी एक्सपेंसिव। इफ वी कैन डेफिनेटली प्रोसेस दिस वाटर एंड प्योरीफाई इट इफ वी वांट टू, बट द टेक्नोलॉजी राइट नाउ दैट वी हैव टू एक्चुअली प्योरीफाई दिस वाटर एंड मेक इट इनटू पोर्टेबल फॉर्म इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड नॉट ऑल ऑफ अस विल बी एबल टू अफोर्ड इट, राइट। दैट इज द वेरी रीजन कि ये 97% तो कंप्लीटली हमारे आउट ऑफ यूज चला जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है हमसे, हम इसे यूज ही नहीं कर सकते। द ओनली वाटर दैट वी कैन यूज इट, द रेस्ट 3%, विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर, जिसमें कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अभी भी है। इसे भी हमें प्योरीफाई करना पड़ेगा। हमारे घर में वाटर प्योरीफायर्स लगे हैं, बट इसमें रिलेटिवली कम कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का, ठीक है। ये 3% फॉर्म करता है। अब अगर फ्रेश वाटर को भी देखें, उसमें से भी 68.7% आपके आइस और ग्लेशियर्स में चले गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में आपके 68.7% चले गए, यानी कि ये वो पानी है जो है तो फ्रेश वाटर, लेकिन फ्रोजन फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स और इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप्स। अगेन नॉन एक्सेसिबल, हम नहीं एक्सेस कर सकते एज ऑफ नाउ। इन फैक्ट इफ वी ट्राई टू, इट विल डिसरप्ट द होल इकोसिस्टम। जिनका ये घर है हम वो डिस्ट्रॉय कर देंगे, राइट। सो दिस अगेन बिकम्स नॉन एक्सेसिबल। ग्राउंड वाटर इसमें से आता है हमारा 30.1%। अदर्स की अगर हम बात करें तो 0.9 और सरफेस वाटर 0.3%। अब ये जो सरफेस वाटर है 0.3%, इसमें अगर आप देखें तो लेक्स 87, स्वॉर्म्स 11% और रिवर्स 2%. So this is somewhat the water which we can process and use. तो अगर आप देखो
इवन दो जैसा मैंने कहा अर्थ पे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे पानी पाया जाता है, स्टिल ओनली अ लिटिल पार्ट ऑफ इट, द मोस्ट मिनिमम पार्ट ऑफ इट इज अवेलेबल फॉर अस. दैट इज द वेरी रीजन दैट वाटर बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स एंड द वेरी रीजन दैट वी शुड यूज इट माइंडफुली एंड ट्राई टू कंजर्व इट एज मच एज पॉसिबल. ठीक है, यहां से आपको समझ में आना चाहिए कि आगे आने वाले टॉपिक्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट हैं और क्यों हमने उन्हें लर्निंग ऑब्जेक्टिव में यूज किया है या इंक्लूड किया है. ठीक है, अब आपके लिए एक और क्वेश्चन है. दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो ब्लैंक एंड देन द सेंटेंस इज सेइंग विड्रॉन फ्रॉम रिवर्स, लेक्स और रेजर्वॉयर्स. ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ अ वाटर रिसोर्स हम कहाँ से ले रहे हैं? रिवर्स से ले रहे हैं, लेक से ले रहे हैं, रिजर्वॉयर से ले रहे हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ अ वाटर रिसोर्स इज दिस? ग्राउंड वाटर यानी कि जो जमीन के नीचे पाया जाता हो, सरफेस वाटर यानी कि जो जमीन के ऊपर अबव द ग्राउंड है, नॉन कन्वेंशनल यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यानी कि आप किसी पानी को जो खराब था या जो किसी और सोर्स से आया है आपने उसे रीयूज किया हो किसी और पर्पस के लिए, राइट? और none of these. So please for every question right from the very beginning, मेरी बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, इससे पहले कि मैं यहाँ पे आंसर दिखाऊं, आप जब वीडियो को देख रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं इस टॉपिक को, प्लीज पॉज कीजिए ऑनेस्टली एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट इन द कमेंट बॉक्स. डेफिनेटली आई विल बी लुकिंग आउट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ योर आंसर्स, राइट? एंड आंसर कीजिए सो दैट यू कैन असेस योर सेल्फ बेटर. ठीक है, सो दीज आर नथिंग बट सरफेस वाटर सोर्सेज, बिकॉज चाहे रिवर्स की बात हो, लेक्स की बात हो, रेजर्वॉयर्स की बात हो, ऑल ऑफ दीज आर अवेलेबल अबव द ग्राउंड. ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अबव द ग्राउंड, यानी कि आप इन्हें देख सकते हैं अपनी आंखों से. आपको जमीन को खोदना या पानी को एक्सेस करने के लिए ग्राउंड से कुछ नहीं करना पड़ता, कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता, राइट? चलो मूविंग अहेड. अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये माना जाता है दैट अर्थ पे जितना पानी शुरुआत में था उतना ही आज भी है, because of this water cycle, because of this unique journey that each drop of water takes. And this journey is basically taking place between two spheres. तो एक आपका लिथोस्फीयर है, ठीक है, यानी कि आपका लैंड, और एक आपका एटमॉस्फेयर यानी कि आपका एयर पार्ट. तो पानी बकायदा रोज डेली बेसिस पे ये जर्नी कर रहा है, जहां वो लैंड से हवा में जा रहा है और हवा से वापस लैंड पे आ रहा है. एंड दिस कंटिन्यू सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द कमिंग जनरेशन एज वेल, राइट, इन द कमिंग टाइम्स एज वेल. तो सबसे पहली बात ये आती है कि बेटा पानी लैंड से एयर तक गया कैसे? पैर तो है नहीं, ठीक है. ये समझ में आता है कि ऊंचाई से नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स या किसी भी फॉर्म में, वाटरफॉल की फॉर्म में आ सकता है. बट मैम ये पानी नीचे से ऊपर कैसे जा रहा है? पैर तो है नहीं आपके और मेरी तरह, ऐसा भी नहीं कि प्लेन में बैठा के हम ले जा रहे हो, राइट? ये भी पॉसिबल नहीं है. तो the process that is involved in it is called as evaporation. ठीक है, evaporation basically क्या होता है बेटा? आप देखिए कि जितने भी available water sources हैं, especially the land water sources, चाहे वो आपके oceans हो, seas हो, rivers हो, ponds हो, reservoirs हो, lakes हो, streams हो, ये सारा का सारा पानी exposed है हर वक्त सन को, सूरज को, राइट? एंड द सन प्रोवाइड, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस, राइट? इनफैक्ट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी फॉर ऑल ऑफ अस इन द एंटायर सोलर सिस्टम. बिसाइड सन कोई और ऐसी बॉडी नहीं है जो खुद का अपना हीट या लाइट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है. तो ये जो हीट है सन की, ये इतनी ज्यादा है कि ये मौजूद पानी को सरफेस पे इस हद तक गर्म कर देती है, उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा देती है दैट लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर फॉर्म, यानी कि लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है ना. आप ये जानते होंगे कि हम हर वक्त मैटर से सराउंडेड हैं, right? All of you know that we are surrounded by matter at all times. What exactly do we mean by matter? Something which has both mass. अभी के लिए हम ये मान के चलते हैं कि weight और mass एक जैसी ही चीजें हैं, although नहीं है, ये आप higher classes में पढ़ेंगे. And something which occupies space. ठीक है? So anything which has mass or weight and occupies space is called as matter. Now generally हम अर्थ पे ये पढ़ते हैं कि matter exists in 3 states. Definitely there are more states to matter which you will again learn in higher classes. And those 3 states being the very usual one, solid, liquid and gas, SLG. ठीक है?
अब ये जो स्टेट्स है ना, स्पेशली जब हम पानी की बात करें, दीज आर इंटरचेंजेबल। सॉलिड फॉर्म ऑफ पानी, जो आइस क्यूब आपने फ्रीजर में रखा, उसे बाहर निकाल के थोड़ी देर रख देते हैं, वो पिघल के लिक्विड में चेंज हो जाता है। वही पिघला हुआ आइस जो है, उसी लिक्विड को अगर आप गैस पे चढ़ा दें, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं वो भाप बन के उड़ जाता है, चेंजेस इनटू इट्स गैसियस फॉर्म और वेपर फॉर्म, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ evaporation, right? So heat from the sun evaporates the water, which after changing into vapor rises up. तो वेपर में जब चेंज होता है ना, तो इट राइजेज अप, ठीक है, वो धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने लगता है। अब आप ये चीज भी जानते हैं दैट विद टेम्परेचर, विद हाइट, आई एम सॉरी, द टेम्परेचर डिक्रीजेस, है ना। तो बेटा देखो, ये हीट एग्जैक्टली क्या प्रोवाइड कर रहा है? हीट ऑफ द सन इज प्रोवाइडिंग एनर्जी। Energy to whom? Energy to the molecules of the water, है ना। तो जब किसी भी चीज को एनर्जी मिलती है, वो चीज क्या कर पाती है? दे आर एबल टू डू वर्क, और यहाँ पे द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे आर डूइंग द वर्क ऑफ मूविंग, राइट, वो मूव कर रहे हैं, है ना। किसी भी चीज को जब एनर्जी मिलेगी तो वो चीज कोशिश करेगी अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, मूव करने के लिए। तो जब सन ने हीट प्रोवाइड की, तो ये पानी के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, इनमें एनर्जी आई, इन्होंने मूव करना शुरू किया, और जब इन्होंने मूव किया तो ये ऊपर की तरफ चलने लगे। अब विद हाइट होता क्या है बेटा? टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। अब आप क्या कर रहे हो? जो सेम आपने एनर्जी दी थी टेम्परेचर बढ़ा के, वही टेम्परेचर कम करके अब आप उनसे एनर्जी खींच रहे हो। तो अब क्या होगा? पानी के जो मॉलिक्यूल्स अब तक बहुत ही अच्छे से, शानदार तरीके से डांस करते करते ऊपर तक पहुंचे थे, अब वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएंगे, और उसकी वजह से होगा कंडेंसेशन, यानी कि जो सेम गैसियस फॉर्म ऑफ पानी अभी हुआ था चेंज इवेपोरेशन में, वही वापस से लिक्विड फॉर्म ऑफ पानी में चेंज हो जाएगा। यानी कि एज द वाटर वेपर राइजेस, इट cools down and condenses to form clouds. Clouds are nothing but a collection of water droplets. ठीक है, क्या होते हैं clouds? They are a collection of water droplets. ये हमेशा याद रखिएगा, यानी कि लिक्विड फॉर्म ऑफ पानी होता है। यहाँ पे हम जनरली सोचते हैं कि इट इज गैसियस, नो इट इजंट। As the water vapor is rising up in its gaseous form, the temperature is decreasing. You are taking away the energy that they initially had, and now since they have stopped to move, as speedily as they were moving initially, they are coming closer together, and as they are coming closer together, they are changing from gaseous to liquid form. और क्योंकि ये इतनी सारी water droplets होती हैं, तो ये एक साथ accumulate होके पूरा बादल बना देती हैं, cloud बना देती हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा, जब क्लाउड विल नॉट बी एबल टू होल्ड सच ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन इट, राइट। देयर इज अ कैपेसिटी, देयर इज अ लिमिट टू विच अ क्लाउड कैन होल्ड द वाटर ड्रॉपलेट्स अप टू, राइट। और जब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, that is when the same water droplets will fall from the air, from the clouds to the land back again, right, in the form of precipitation. अब ये precipitation rainfall के form में हो सकती है, snow के form में हो सकती है, hail के form में हो सकती है, it could be in the form of sleet as well. It depends upon the region, it depends upon the climate of that particular place, it depends upon the condition of that place, ठीक है। So when the cloud cannot bear the weight of water droplets, they fall in the form of rain. Not always rain, मैंने आपको बताया different forms of precipitation हो सकते हैं, ठीक है। And when it drops, the last and final stage of this water cycle is it is again getting collected, ठीक है। So the water falling back on the ground gets collected in various water bodies and the cycle continues. तो इस तरीके से हमारा पानी पैर ना होते हुए भी जमीन और आसमान के बीच में ट्रैवल कर रहा है, और बार बार कर रहा है, और करता भी रहेगा आगे आने वाले टाइम में, राइट। सो दिस इज व्हाट वी मीन एज वाटर साइकिल। नाउ बिकॉज the initial and the end points are the same, that is why we are calling it as a cycle, and because it is a journey which the water is taking, hence the name water cycle. हर चीज को रट्टा ही मारना पड़े जरूरी नहीं है। अगर आप चीजों को टेक्निकली और लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे ना, आपको कभी क्रैम नहीं करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टफ इन अ साइंटिफिक मैनर, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट,
ठीक है। तो आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कभी भी रट्टा मारने की कोशिश करनी पड़ेगी वाटर साइकिल को समझने के लिए। मूविंग अहेड, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वाटर साइकिल इटसेल्फ। Clouds are formed. There are various reasons given in the form of 4 options. तो एक बार पढ़ते हैं। A option कह रहा है when water vapors present in air get cooled and changed into tiny liquid droplets. ठीक है। B option कह रहा है by the process of evaporation of water vapors. सी ऑप्शन कह रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। डी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। सो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी हम पढ़ के आए हैं 4 बेसिक स्टेप्स हैं वाटर साइकिल में। पहला इवेपोरेशन, दूसरा कंडेंसेशन, तीसरा प्रेसिपिटेशन एंड चौथा कलेक्शन, और ये वापस से रिपीट होंगे साइक्लिकल फॉर्म में, राइट। एंड ऑफ कोर्स द आंसर to this question is both A and C are correct, right? Both A and C, यानी कि जब वही वाटर वेपर जो अभी इवेपोरेशन की प्रोसेस से एयर में जो प्रेजेंट थे वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, दे आर कूल्ड, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, राइट। दे कम क्लोजर टुगेदर द वेपर्स एंड दे चेंज इनटू टाइनी लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। और ये एक साथ मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं, है ना। या फिर आप सेम प्रोसेस को अगर कंसाइज मैनर में लिखना चाहें तो आप क्या बोल सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, व्हिच बेसिकली मींस व्हेन द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, है ना। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं, चाहे आप ए बोले सी बोले, सो आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा डी, राइट। चलो अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे। हमने ये समझा कि वाटर हमारे लिए प्रेशियस रिसोर्स है, इवन दो वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स है, हमारे पूरा एंटायर अर्थ ऑलमोस्ट इससे कवर्ड है, फिर भी हमारे लिए बहुत ही कम मात्रा में ये प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज द वेरी रीजन दैट बिकम्स इवन मोर प्रेशियस फॉर ऑल ऑफ अस, राइट, बिकॉज वी हैव वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ इट एंड वी ऑल्सो नो दैट द वाटर इज गेटिंग again and again replenished because of the water cycle that we have just studied about. So importance of water आपकी आ जाती है, सबसे पहली importance है domestic uses में, यानी कि जहाँ पे भी हम अपने घरों में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कुकिंग में हो, चाहे वो नहाने या बेदिंग के लिए हो, चाहे वो वॉशिंग योर क्लोथ्स हो, चाहे वो आप अपने गार्डन्स को पानी करने के लिए या आपके घर में प्रेजेंट जो प्लांट्स हैं उसके लिए हो, सभी पर्पसेस के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें इरिगेशन यूजेस, यानी कि एग्रीकल्चर में कोई भी पौधा बिना पानी के तो हो ही नहीं सकता ग्रो, है ना। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, unless and until you take some specific techniques and grow them in the laboratories, then also in most cases we do require water. And since most of our economy is dependent on agriculture, आज भी हमारी इकोनॉमी ज़्यादातर देखें तो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो बिना इरिगेशन या बिना पानी के कोई पौधा ग्रो नहीं करेगा और आप और मैं जिंदा नहीं रह पाएंगे इस वजह से कि हमारे प्लेट में खाना नहीं होगा अगर ये क्रॉप्स ग्रो ना करें, ठीक है। थर्ड आता है इंडस्ट्रियल यूजेस। ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं, स्पेशली अगर आप देखें जो हमारे मोबाइल में सर्किट्स होते हैं या चिप्स होती हैं, उनकी फैक्ट्रीज में सबसे ज़्यादा पानी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज हैं जो डेली बेसिस पे पानी यूज़ कर रही हैं। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग इन ह्यूमन बॉडी, हमारा खुद का शरीर एंटायरली डिपेंडेंट है इसी पानी पे। इन फैक्ट the human body is 70 to 75% just water. Now you just try to imagine कि ये पानी हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। अगर बिना पानी के हम सर्वाइव करने के बारे में सोचे भी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारी 70 to 75% बॉडी ही पानी की है, बनी हुई ही पानी है, राइट। पानी इज़ द अल्टीमेट सोर्स दैट इज नीडेड बाय अ बॉडी टू परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस। जो हमारी बॉडी डेली बेसिस पे एसेंशियल प्रोसेसेस परफॉर्म करती है वो इसी पानी की वजह से है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता रही हूँ मैं यहाँ पे, ह्यूमन ब्रेन इज 75% वाटर। क्या आपको पता है हमारी ब्रेन इज 75% जस्ट वाटर और कुछ है ही नहीं, पानी ही पानी है इसमें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट, प्लीज़ पानी की एक आध घूंट आप लोग पी लीजिए। मैं भी डेफिनेटली इस वीडियो के बाद लूंगी, बट आप लोग अभी पी लीजिए। ऑलवेज ड्रिंक वाटर, एटलीस्ट 6 to 8 glasses of water at your age is very very essential,
राइट. एंड इन फैक्ट अ लिविंग ट्री इज ऑल्सो 75% जस्ट वाटर. अगर आप एक लिविंग मैच्योर ग्रोन अप टॉल ट्री को देखते हैं, इट इज नथिंग बट entirely, almost entirely water, 75% of it. Right? Another question for all of you. Now, during the rainy season, यानी कि जब बारिश का मौसम है, योर फैमिली कलेक्ट्स रेन वाटर, यानी कि बारिश से आते हुए पानी को आपकी फैमिली कलेक्ट कर रही है फ्रॉम द रूफ टॉप, यानी कि आपके छत से, यूजिंग अ सिस्टम ऑफ गटर्स एंड स्टोरेज टैंक, यानी कि प्रॉपर पाथवेज बना के इन द फॉर्म ऑफ गटर्स उसे रूफ टॉप से लेके और अंडरग्राउंड जो टैंक्स आपने बना रखे हैं वहां पे आप कलेक्ट कर रहे हो. सो वॉट इज दिस मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर कॉल्ड एज? इस मेथड से रेन वाटर को कलेक्ट करना क्या कहलाया जाता है? व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस सेड? कलेक्शन, रिचार्जिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेल वाटर कलेक्शन. राइट. सो एक बार कोशिश कीजिए. हम डेफिनेटली आगे चल के जब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज में, तब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप कोशिश कीजिए आंसर करने की. द आंसर इटसेल्फ इज इन द क्वेश्चन. अगर आप क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ लेंगे ना, आपको आंसर वहां से समझ में आ जाएगा. एंड ऑफ कोर्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जब आप आसमान से गिरते हुए प्रेसिपिटेशन को इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, याद है हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था प्रेसिपिटेशन, तो अगर वो बारिश के फॉर्म में गिर रहा है, जब आप उसे कलेक्ट करते हैं थ्रू वेरियस डिफरेंट मेथड्स, उसी को कहा जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यानी कि आप हार्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आप जमा करके रख रहे हो फ्यूचर यूजेस के लिए, उसी पानी को रीपर्पस करने के लिए, वापस से यूज करने के लिए. ठीक है. अब आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, स्पेशली आपके और मेरे लिए, क्योंकि हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए. राइट. ईच वन ऑफ अस, रिगार्डलेस ऑफ आवर एज एंड जेंडर, दिस इज वॉट वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. इवन दो हम जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और फिर भी उसी पानी को हम किस तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं, आप खुद अपने सामने देखिए. क्या दिखाई देता है आपको इन इमेजेस में? What can you see in these different images that you see on the screen? कूड़ा ही कूड़ा है. फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बिना पानी को ट्रीट किए यूं ही सीज और ओशन में बहा दे रही हैं. आपने देखा भी होगा, कई बार न्यूज में आता है कि मछलियों की डेड बॉडीज तैरती हुई नजर आई शोर पे. राइट. यू मस्ट हैव सीन अ मदर व्हेल क्राइंग, लिटरली क्राइंग फॉर हर बेबी. अपने डेड बॉडी, अपने बच्चे की डेड बॉडी को अपने से लेके चल रही है, वो बॉडी जो प्लास्टिक में रैप्ड है. कई बार आपने ऐसी चीजें देखी होंगी. राइट. सो वाटर पोल्यूशन इज बेसिकली कैन बी डिफाइंड एज कंटैमिनेशन ऑफ एनी ऑफ द वाटर बॉडीज. यानी कि जब भी आप किसी भी वाटर बॉडी, चाहे वो सरफेस वाटर बॉडी हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर रिसोर्स हो, या वो कोई भी वाटर रिसोर्स है, जब आप उसे प्रदूषित करते हैं, उसमें अनवांटेड चीज़ें डालते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स डालते हैं, जो कि उस पानी की क्वालिटी को डिग्रेड करे, उसे नीचे करे और उसे अनफिट बना दे आपके और मेरे इस्तेमाल के लिए, तो डेफिनेटली, बट साथ ही साथ उस पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी, तब कहा जाता है उसे वाटर पोल्यूशन. राइट. So this might directly or indirectly affect all the living organisms on earth. अब ये जो पोल्यूशन है बेटा, या तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा. डायरेक्टली किन्हें अफेक्ट करेगा आप खुद सोच के देखो. जो जीव इस पानी में रह रहे हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर सर्वाइविंग, विच बेसिकली देयर होम इज दिस वाटर. हम उनके घर को ही, अगर आपके घर में आके कोई कचरा यूं ही फैला के चला जाए, आपके घर में जब कोई आता है, आप देखते हैं कभी भी पार्टी हो या कोई भी आए और वो अपने गंदे पैरों के साथ, गंदे जूतों के साथ भी अगर एंटर कर जाते हैं, आपको इमीडिएटली गुस्सा आता है. राइट. इमीडिएटली आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे घर को गंदा करके चले गए. अब आप सोचो, ये भी तो किसी का घर है. पानी में भी तो बहुत से जीव रह रहे हैं. क्या हम उनके घर को गंदा नहीं कर रहे? और हमें हक किसने दिया इनके घर को गंदा करने का? राइट. उन्हें भी तो गुस्सा आता होगा. जस्ट बिकॉज वो बोल नहीं पाते डजंट मीन दैट वी शुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट. राइट. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, इट्स अ वेरी बेसिक कॉमन नॉलेज. ठीक है. राइट. सो सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन अगर आज की डेट में देखा जाए बेटा, पहला मेजर है अर्बनाइजेशन. बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इस वक्त इंडिया नंबर 1 स्पॉट पर है in terms of its number of people, right? The number of human beings that we have, है ना? Population is increasing at the highest rate possible इस वक्त, right? And because there are so many people जो continuously, जन्म ले रहे हैं अर्थ पे,
उन्हें रहने के लिए जगहें चाहिए, घर चाहिए, उनके लिए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बननी ज़रूरी हैं, बच्चों के लिए पार्क और स्कूल बनने ज़रूरी हैं। डेफिनेटली ये नेसेसिटी है, मैं नहीं कह रही नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हम बहुत से अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अफेक्ट भी कर रहे हैं नेगेटिवली, जिसमें से एक है हमारा पानी। सेकेंडली, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, यानी कि पेड़ों का बिल्कुल इस तरीके से काटा जाना। अगेन रीजन बीइंग अर्बनाइजेशन, ये आता ही अर्बनाइजेशन से है। क्यों आप फॉरेस्ट को कट डाउन करोगे या एक ऐसी जगह हाईवेज बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए आप पेड़ों को काटते हो, राइट? पेड़ सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं रेनफॉल कराने के लिए, ये आप सोच के चलिए। पेड़ सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं उस पानी को बचा के रखने के लिए, और आप उन्हीं पेड़ों को काटे जा रहे हैं, राइट? थर्ड बीइंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जैसा मैंने कहा, आपको इमेजेस में भी नजर आया होगा, बहुत सी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो पानी को डेली बेसिस पे यूज करती हैं अपने किसी ना किसी प्रोसेस में, है ना? लेकिन यूज करना इज अ डिफरेंट थिंग। उसके यूज के बाद वही गंदा पानी एज इट इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर में, नेचुरल बॉडीज जो हैं पानी की, उनमें बहा देना, दैट इज द बिगेस्ट क्राइम दैट एन इंडस्ट्री और अ फैक्ट्री कैन डू, एंड दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। क्यों ना हम इसी पानी को थोड़ा ट्रीट कर लें, है ना? ट्रीट करके उसे साफ कर दें और तब जाके बहाएं, या उसे रीपर्पसली यूज कर लें किसी और प्रोसेस में, ठीक है? इसके अलावा सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी, कई बार हमारे ट्रेडिशंस या हमारे सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी हमें मजबूर कर देते हैं पानी को प्रदूषित करने के लिए, राइट? फिफ्थ रीजन बीइंग एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स, जहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। सो बेसिकली आपने ये चीज़ देखी होगी, आपने कई बार अगर आप खुद कभी गांव में गए हैं तो आपने अपने आंखों से देखा होगा, या फिर न्यूज़ या मूवीज़ या किसी डॉक्यूमेंट्री पे कभी देखा होगा कि फार्मर्स कुछ ना केमिकल स्प्रे कर रहे होते हैं जब वो अपने पौधों को, जब अपने क्रॉप्स को उगा रहे हैं। और यही केमिकल्स बेटा जा तो ज़मीन में ही रहे हैं, है ना? और हमारे पास तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स भी है, तो ये केमिकल सारे के सारे उसी मिट्टी से डिसॉल्व होके उसी पानी में चले जाते हैं। आपने ग्राउंड वाटर रिसोर्स को तो गंदा किया ही किया, अब ये ग्राउंड वाटर रिसोर्स कहीं ना कहीं ओशन और सीज में भी जा रहा है। जब ये वहां पर जाता है तो ये वहां के जानवरों को भी बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है, टू द पॉइंट दैट इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ, राइट? सो इंस्टेड ऑफ दिस हम ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस में भी तो जा सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि हम केमिकल्स ही इस्तेमाल करें, ठीक है? यूज ऑफ डिटर्जेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स, कई बार आपने देखा होगा कि लोग आपको नदी के किनारे, रिवर के किनारे कपड़े धोते हुए नजर आ जाएंगे। मैं मानती हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन और मजबूरियों के कारण लोगों को करना पड़ जाता है, बट ये अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को फिर और भी ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है, राइट? सो हमें डिटर्जेंट्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना करना पड़ेगा, राइट? अब असर क्या क्या देखने को मिलते हैं? हम काम कर तो देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है देखेंगे आगे चल के, जब होगा तब देखा जाएगा, राइट? बट असर आपको तुरंत दिखने शुरू हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी डिसीजेज हैं जो वाटरबॉर्न हैं, जो पानी से आपको मिलती हैं, जैसे कि टाइफॉइड, कॉलेरा, डायरिया, ये सारी की सारी डिसीजेज ऐसी हैं जो आपको पानी से प्रदूषित पानी से स्पेशली आपको अफेक्ट करती हैं। सेकेंडली, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, आपने पूरा एक एंटायर घर कितने जानवरों का खराब कर दिया, आप सोचो। हमने पूरा घर, जिनकी गलती भी नहीं, उन्होंने तो ये पोल्यूशन कॉज भी नहीं किया, उनकी तो रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, उनकी तो नेसेसिटी भी नहीं थी, हमने अपने सेल्फिश इस्तेमाल के लिए उनका घर खराब किया, राइट? थर्ड, यूट्रोफिकेशन, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि एग्रीकल्चरल रन ऑफ्स होते हैं इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स, ठीक है? उसी की वजह से कई बार क्या होता है, लीचिंग होके ना इन्हीं फर्टिलाइजर्स की जब वो पानी में जाते हैं तो दे कॉज एल्गल ब्लूम। क्या करवाते हैं? एल्गल ब्लूम, ठीक है? एल्गी एक बेसिकली ऑर्गेनिज्म है जो एकदम से इतना उसका नंबर हाई हो जाता है कि वो एंटायर सरफेस ऑफ वाटर को कवर कर लेता है, टू द पॉइंट कि कोई भी ऑक्सीजन हवा से पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती, और जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस पानी में जी रहे होते हैं वो मर जाते हैं। द फिश सफोकेट एंड दे डाई, राइट? ठीक है, तो ये यूट्रोफिकेशन भी एक चीज रिस्पॉन्सिबल है। फोर्थ इज इफेक्ट्स ऑन फूड चेन, इसमें आपका आता है बेसिकली बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है? होता क्या है, जैसे जैसे आप फूड चेन में आगे बढ़ते हैं, राइट,
लेट सपोज आपने किसी एग्रीकल्चरल फील्ड पे पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए, वो सारा का सारा केमिकल ग्राउंड वाटर में गया, है ना। वही ग्राउंड वाटर चलता 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 ओशंस एंड सीज में आया। उसी पानी को फिशेस कंज्यूम कर रही हैं, किसी एक स्मॉल फिश को बिग फिश ने खाया, वही सेम केमिकल जो स्मॉल फिश में गया था उस बिग फिश में जाके और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, ठीक है। वही बिग फिश जब कोई फिशरमैन कलेक्ट करके मार्केट में बेचता है और उसे आप घर लेकर आते हैं, तो आप तक आते आते इन टॉक्सिक केमिकल्स का, ये जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में भी पॉइजनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इनके घर, बाकी जानवरों के घर और बाकी जानवरों को ही मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम खुद के शरीर को भी कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर कंजर्वेशन की बात की जाए, अब सिंस हमें ये पता है कि क्या क्या रीजंस हैं वाटर पोल्यूशन के पीछे, क्या क्या रीजंस हैं कि हम किस तरीके से पानी को प्रदूषित कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता है कि हम कहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को। तो हमें अपने वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेस यूज़ करने चाहिए, ठीक है। ऐसे अप्लायंसेस जो पानी को सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें जितना ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा अगर आपके घरों में लीक्स है किसी भी टैप में, किसी भी पाइप में, तो कोशिश कीजिए कि डेफिनेटली यू एज अ किड विल नॉट बी एबल टू फिक्स इट ऑन योर ओन, बट यू आर रिस्पॉन्सिबल इनफ टू इन्फॉर्म द एल्डर्स ऑफ योर फैमिली कि भाई पापा मम्मा और एनीवन इन योर एल्डर और इन योर फैमिली हु इज एन एल्डर, यू कैन जस्ट इन्फॉर्म देम कि यहाँ से ये टैप, ये पाइप लीक कर रहा है, तो आप प्लीज इसे ठीक कर दीजिए, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसकी हमने बात की थी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जब भी प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ बारिश के फॉर्म में हो तो आप उसे कलेक्ट करके उसे फ्यूचर पर्पसेस के लिए यूज कर सके, ठीक है। उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ये कैचमेंट एरिया है, यानी कि जहाँ पे पानी कलेक्ट हो रहा है, इन ड्रेन्स के फॉर्म से यहाँ पे फाइनली रन ऑफ होके एक स्टोरेज टैंक बनाया जाता है जो कि जनरली अंडरग्राउंड बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इस पानी को फिर फाइनली ट्रीट करके इसे रीयूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा एज एन इंडिविजुअल आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे आप सुबह सबसे पहले उठ के जो ब्रश करते हैं, जनरली आपने एक आदत देखी होगी, हम सभी की होती है, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आपकी है, हमारी भी है, और कॉन्शियसली इसे अपनी आदत में हमें ढालना पड़ेगा कि हम टैप को खुला छोड़ देते हैं जब तक हम ब्रश कर रहे हैं। क्या ज़रूरत है, वो पानी तो वेस्ट हो रहा है। आपको ज़रूरत तो सिर्फ तब पड़ेगी ना जब आप फर्दर कोई और स्टेप करोगे ब्रश करते हुए, तो जब आप वो करो वापस से टैप को ऑन कर लेना, कितनी देर लगेगी आपको। शावर के बजाय बाल्टी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जो आपके लेट्स सपोज अगर आप नहा रहे थे और बाल्टी में पानी बच गया, उसी पानी को आप यूज़ कीजिए फ्लशिंग पर्पसेस के लिए। हर बार ज़रूरी नहीं कि फ्लश चलाएं, पानी में जो बाल्टी में पानी बच गया उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर शावर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो एक जगह पे बाल्टी रख दीजिए कि इधर उधर का जो पानी है जो आपके शरीर पे डायरेक्टली नहीं गिर रहा, वो कलेक्ट होकर उस बाल्टी में हो जाए, और फिर उस पानी को वापस रीपर्पस कीजिए। सो देयर कैन बी वेरियस डिफरेंट थिंग्स थ्रू विच यू कैन रीपर्पस वाटर। जब किचन में कोई फल या सब्जी लाई जाती है मार्केट से तो उसे साफ किया जाता है, वो हम एज इट इज सिंक में बहा देते हैं, उसी पानी को वापस से कलेक्ट करके अपने गार्डन में यूज कीजिए, है ना, वहां पे यूज किया जा सकता है, राइट। यूज इफेक्टिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन आप देख सकते हैं कि वेल से एक पाइप कनेक्ट कर दिया जाता है, और इंस्टेड ऑफ जस्ट वाटरिंग ऑल द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ अ पाइप, आप क्या करते हो, हर क्रॉप के पास एक छोटा छोटा नोजल लगा देते हो और वो वहां पे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी देता है, उतना ही पानी जितना एक पौधे को जरूरी है। स्प्रिंकलर यानी कि वो ना रोटेशन के फॉर्म में घूमता है और हर जगह पानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस वो होती हैं जहाँ पे आप केमिकल्स का कम से कम इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स इन्हें ना यूज़ करें, ठीक है। और ऑफ कोर्स यूज वाटर माइंडफुली। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज़ कीजिए, जैसे कि फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो पानी प्रदूषित कर रहे हैं उन्हें ट्रीट करके थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उस पानी का इस्तेमाल कीजिए, या जो ड्रेनेज वाटर है उसे ट्रीट करके इस्तेमाल कीजिए। दीज आर सम ऑफ योर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है।
अब सिंस वी आर डन विद द लर्निंग पार्ट, सो ऑफ कोर्स हम क्विज करेंगे जस्ट टू चेक व्हाट ऑल यू हैव लर्नड एंड हाउ मच यू हैव लर्नड, एंड प्लीज इसे ऐसा सेल्फ एनालिसिस लीजिएगा. द रीजन वी आर आस्किंग यू क्वेश्चंस ओवर हियर इज सो दैट यू डोंट कमिट मिस्टेक्स इन योर फाइनल एग्जाम्स, है ना. यहाँ गलतियां कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन, चाहे गलत है, चाहे सही है, चाहे नहीं भी पता, मेक अ गेस. Definitely all of you know. Just think it logically and you will be able to answer. Right? So starting off with the first question. Water cycle means. Water cycle का क्या मतलब होता है? Carrying water using bicycles. अपने bicycle पे पानी carry करना. Carrying of sea water to land by rivers etc. Right? यानी कि sea water land पे लेके जाया जा रहा है by rivers. या फिर कैरिंग टैप वाटर टू आवर होम्स, नलों से आता हुआ पानी को अपने घरों में ले जाना. या सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड, यानी कि एक वो प्रोसेस जहां पानी लैंड और ओशन के बीच में सर्कुलेट हो, या फिर बेसिकली लैंड और एयर के बीच में सर्कुलेट हो. राइट? सो द आंसर ऑफ कोर्स बीइंग सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशन एंड लैंड, है ना. तो मतलब बेसिकली यहाँ पे मतलब है कि ओशन, लैंड और एयर, इन दोनों के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है पानी का इन द फॉर्म ऑफ वाटर साइकिल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे ऑफ कंजर्विंग एंड इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर इज डैश. इन दिए गए ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है अंडरग्राउंड वाटर लेवल को इंक्रीज करने का और कंजर्व करने का? रिचार्ज करना, ग्राउंड वाटर, एक्विफर्स, नन ऑफ द अबव. जल्दी से बताइए क्या हो सकता है. राइट, ऑफ कोर्स द वर्ड इटसेल्फ रिचार्जिंग, यानी कि जब आप ग्राउंड वाटर को मौका दें अपने वाटर लेवल को मेंटेन करने का, यानी कि जब रेन वाटर, जब पानी गिर रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेन वाटर, वो सारा का सारा ग्राउंड में जाके जब नीचे सीप होके उसी ग्राउंड वाटर टेबल में कलेक्ट हो जाए, रिचार्ज हो जाए, है ना. तो उसी को वन ऑफ द बेस्ट तरीका है ये ग्राउंड वाटर को इंक्रीज और कंजर्व करने का. Next question. Which of the following is or are a waterborne disease or diseases? What are the different options given? Typhoid, cholera, diarrhea, all of the above. जल्दी से बताइए इसमें से ऐसी कौन सी diseases हैं जो कि आपको पानी की वजह से या प्रदूषित पानी की वजह से हो सकती हैं. Right? So all of the above. हमने पढ़ा था ना that one of the negative or one of the unfortunate effect of consuming polluted water is you can basically have or contract a lot of diseases such as typhoid, cholera, diarrhea as well. ठीक है, चलो moving ahead. Next question. In the water cycle, when water evaporates from plants, it is a process called. तो अभी तक हमने वाटर साइकिल में पढ़ा था दैट वाटर इज इवेपोरेटिंग फ्रॉम द अवेलेबल वाटर बॉडीज, जो कि लैंड वाटर बॉडीज हैं, है ना, हमने पढ़ा था. लेकिन एक प्रोसेस वो भी होता है जहां प्लांट कई बार अपनी लीव से पानी को वेपर के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है. ठीक है, व्हाट इज दैट प्रोसेस कॉल्ड एज? इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, बॉइलिंग और कंडेंसेशन. क्विकली एक बार आंसर कर, सोच के देखिए क्या आंसर हो सकता है. आपने डेफिनेटली इस प्रोसेस के बारे में पढ़ा है एंड आपको आइडिया भी होगा. So this is called as beta transpiration. So the surface of the leaves, they have tiny little pores, stomata के फॉर्म में होते हैं, है ना. So जैसे हम स्वेट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स भी अपना एक्सेस वाटर, वो पानी जो उन्हें ज़रूरत नहीं है, उसे विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू लूज आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स. राइट, तो ये पानी भी जाता है उसी सेम इवेपोरेटेड पानी के साथ जो क्लाउड्स फॉर्म करते हैं वाटर साइकिल में. ठीक है, that is why it is said that plants are also one of the greatest resources and greatest help for maintaining the water level, है ना. इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए. What is the effect of ocean pollution on marine life? अगर हम अपने समुद्रों को ही प्रदूषित कर दें तो उसमें रहने वाले जीवों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? Options being it can entangle marine life को completely destroy कर सकता है. It can poison, यानी कि उन्हें poison कर सकता है. It can destroy marine habitats, उनके घरों को destroy कर सकता है. और all of the above. What can be the answer? वेरी वेरी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. ऑल ऑफ द अबव डेफिनेटली. ठीक है, हर तरीके से अफेक्ट होंगे मरीन एनिमल्स, चाहे उनका घर हो चाहे वो खुद हो. राइट, ड्रेनेज वाटर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन. इट इज अ डैश. अगर आप
ड्रेन में मौजूद पानी को ट्रीट करके रीपर्पस करें उसे इरिगेशन में यूज करने के लिए, तो इसमें ड्रेनेज वाटर किस तरीके का सोर्स हुआ? ग्राउंड वाटर सोर्स, सरफेस वाटर सोर्स, नॉन कन्वेंशनल और डर्टी वाटर? जल्दी से बताइए, बहुत ध्यान से सोच समझ के आंसर कीजिएगा इस क्वेश्चन का। द आंसर बीइंग नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल यानी कि जो डायरेक्ट आपके पास सोर्सेज अवेलेबल थे, आपने उनका इस्तेमाल ना करके बल्कि किसी पानी को जो खराब था उसे ट्रीट करके, उसे सही करके और फिर उसे रीपर्पस किया किसी और प्रोसेस के लिए या पर्पस के लिए, राइट? सो दिस इज अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। रेफर टू द गिवन डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल। ये आपको वाटर साइकिल का एक डायग्राम दिया है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग इट। ठीक है, सो यू कैन सी कि यहाँ पे सरफेस वाटर है जो कि इस तरीके से यहाँ पे एरोस के थ्रू ऊपर गया, यहाँ पे लिखा है ए। फिर इस ए से एक और प्रोसेस हुआ जहाँ पे क्लाउड्स बन गए और यहाँ प्रोसेस का नाम लिखा है बी। अब ऑप्शन पढ़ते हैं। द प्रोसेस ए इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। ये जो प्रोसेस है ना जिसकी वजह से पानी यहाँ जमीन से ऊपर हवा में जा रहा है, ये सेम प्रोसेस आपके कपड़ों को सुखाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। द प्रोसेस बी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग स्टीम, यानी कि ये जो प्रोसेस है ना ये इस्तेमाल होता है लिक्विड पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। सी ऑप्शन इज सेइंग द प्रोसेसेस ए एंड बी हैपन ड्यू टू कूलिंग ऑफ वाटर। दोनों ही प्रोसेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने पानी को टेम्परेचर कम दिया है, यानी कि कूल किया है, राइट? और नन ऑफ द अबव। प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है? बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। Yes, so the process A is also involved in the drying of clothes। क्योंकि बेटा आपने देखा होगा एक चीज कि जब हम सन की प्रेजेंस में अपने कपड़ों को सुखाते हैं तो वो कपड़े उनसे जो पानी होता है, आप तो जब जाके देखते हो उन्हें उतारते हो तो वो सूखे हुए होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मैजिकली पानी गायब हो गया, राइट? सो द सेम हीट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेपोरेटिंग द वाटर इन द ओशंस एंड सीज, द सेम हीट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि आपके जो गीले कपड़े थे उसमें प्रेजेंट वाटर ड्रॉपलेट्स को वेपर के फॉर्म में रिलीज कर देता है इनटू द एयर एंड योर क्लोथ्स or your clothing items they remain, they are basically dried। तो evaporation यूज होता है, ठीक है? सो बेसिकली यहाँ पे जो प्रोसेस ए है वो है evaporation, यानी कि जो हीट की वजह से हो रहा है, राइट? और जो प्रोसेस बी है जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहे हैं वो है आपका कंडेंसेशन, यानी कि जो कूलिंग इफेक्ट की वजह से हो रहा है, यानी कि वही वाटर वेपर अब लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया। चलो, When is the best time of day to water your lawn? कौन सा बेस्ट टाइम हो सकता है जो पानी आप डाल रहे हैं वो पौधों के पास ही रहे, और एक हिंट देती हूँ, इवेपोरेट होके हवा में वाटर वेपर के फॉर्म में ना चला जाए। तो ऐसा कौन सा बेस्ट टाइम हो सकता है दिन का जब आपको प्रेफर करना चाहिए वाटर करने के लिए? ठीक है, इन द आफ्टरनून, ऑल डे लॉन्ग, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग? नन ऑफ दीज। प्लीज एक बार लॉजिकली सोच के देखिए कि अगर आप पानी को इफेक्टिवली इस्तेमाल करवाना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने लॉन में पानी देने के लिए, और आप चाहते हैं कि वो पानी क्रॉप्स यूज करें, वो इवेपोरेट ना हो, तो आप दिन के कौन से समय पे ये कोशिश करेंगे कि आप पानी दें, राइट? सो ऑफ कोर्स यू विल ट्राई ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, बिकॉज इस वक्त जो सन की हीट है, या जो सन ही है इनफैक्ट खुद, it is way less as compared to in the afternoon when the heat of the sun is at its highest, right? And all day long तो कोई मतलब ही नहीं बनता बेटा, बिल्कुल ही गलत अप्रोच है, right? So either early morning, बिल्कुल सुबह सुबह जब हार्डली ही सन की कोई हीट प्रोड्यूस हो रही है, या लेट इवनिंग जब फाइनली अब सन की हीट अगेन, सन इज सेटिंग, राइट? चलो, अब वी हैव डन द क्विज, सो टुडेज अनदर ज्ञान, छोटा सा ज्ञान मेरी तरफ से नहीं है, बाय एपीजे अब्दुल कलाम सर, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब अगेन जस्ट लाइक वाटर ही वाज द प्रेशियस रिसोर्स दैट वी हैड, राइट? सो डोंट फियर फेलियर। इफ यू वांट टू अचीव ग्रेट थिंग्स यू हैव टू टेक बोल्ड स्टेप्स। बेटा हम ना जनरली फेलियर से बहुत जल्दी डर जाते हैं, हमें ये शुरू से सिखाया गया है, ये बोला गया है कि फेलियर इज नॉट अ गुड quality of a person, right? Failure doesn't lead to success. In fact, let me tell you, failures are the basic stepping stones towards success. आज की डेट में कोई भी सक्सेसफुल इंसान उठा लीजिए आप इस धरती पे, ऐसा कोई नहीं होगा जो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन देयर लाइफ फेल ना हुए हो। एंड एवरी डे दे फेल एंड एवरी डे दे अगेन स्टैंड अप, बिकॉज
सी द ओनली थिंग मैटर्स इज यू नॉट गिविंग अप। जब तक आप फुल स्टॉप नहीं लगा रहे अपने लाइफ पे, कॉमा लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाना है, ठीक है। नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर्स। क्या होगा, ज्यादा ज्यादा कम मार्क्स आ जाएंगे। अगली आपने लर्न किया, दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव, है ना। आप लर्न करके आगे बढ़ रहे हो चीजों को, ठीक है। सो ये थी ज्ञान की बात आज के सेशन में, और आज का सेशन यहीं खत्म होता है ऑन वाटर। आई रियली होप दैट इट हेल्प्स यू। प्लीज मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, एंड फॉर एवरी क्वेश्चन try to pause the video before I actually move on to the answer, so that you yourself can honestly assess yourself individually कि आपने किस तरीके से किया, ठीक है। तो अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, बाय एवरीवन, प्लीज बी वेरी हैप्पी, कीप योरसेल्व्स हेल्दी, कीप योरसेल्व्स वेरी वेरी हेल्दी डेफिनेटली, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। वी आर हियर विद यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।